हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिश्रा क्लासेस पर। मैं हूं अनुराग मिश्रा। हम इतिहास पढ़ रहे थे। इतिहास में हम मध्यकाल में चर्चा कर रहे थे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश में हम इल्तुतमिश, रजिया, बहराम शाह तक हमने पढ़ा था। बहराम शाह के बाद आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद शाह। इल्तुतमिश, रजिया, कैसे इल्तुतमिश जो है सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के विवादास्पद पुत्र आराम शाह को जद के मैदान में पराजित करके इल्तुतमिश जो है दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। ज्येष्ठ उत्तराधिकारी जो है उसने नियुक्त करने की प्रथा को तोड़ते हुए अपनी पुत्री रजिया को जो है उसने उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्योंकि जो रुकनुद्दीन जो फिरोज था, इल्तुतमिश का जो पुत्र था, और उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान, वो महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। दिल्ली की जो जनता ने है विद्रोह कर दिया रजिया के पक्ष में, रुकनुद्दीन फिरोज के विरुद्ध। तो रजिया को जो है सुल्तान बनाना पड़ा तुर्क अमीरों को। आखिर तुर्क अमीर जो है नहीं चाहते थे, जो वृद्ध तुर्क अमीर है वो सहन नहीं कर पा रहे थे और रजिया को कलंकपूर्ण मानते थे क्योंकि वो महिला थी और कुबा, कोट, कुल्हा, टोपी पहनकर जो है वो सैन्य संचालन करती थी। और सीधी सी बात है कि तुर्क अमीर जो रहते थे वो अधिकारी रहते थे। जैसे इल्तुतमिश ने जो है 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, तुर्कानी चहलगानी या 40 दल। तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई महिला जो शीर्ष पर बैठे और हम उसका कहना माने। तो रजिया को भी इस प्रकार से विद्रोह करते रहे, षड्यंत्र करते रहे। जैसे ऐतकीन था, मलिक इख्तियारुद्दीन ऐतकीन, जो अमीर हाजिब के पद पर था। अल्तुनिया था, भटिंडा का सूबेदार था। बिहार हांसी के थे, मुल्तान के थे। इस प्रकार से लाहौर के सूबेदार थे, कबीर खां थे। इन्होंने जो है षड्यंत्र रचा और आखिरकार पराजित करते हुए अल्तुनिया उसको रजिया को बंदी बनाया भटिंडा में। बहराम शाह को जो है सुल्तान बनाया। और बहराम शाह को सुल्तान बनाने के पीछे का उद्देश्य जो था तुर्क अमीरों का, वो ये था कि जो वास्तविक सत्ता है वो हमारे हाथ में हो। लेकिन जो वास्तविक जो सत्ता थी वो किसके हाथों में थी? सुल्तान के हाथों में थी। उस समय सत्ता के 3 प्रबल दावेदार थे। एक तो सुल्तान था जो कि शीर्ष पर होता ही था, वजीर था जो कि प्रधानमंत्री था, और तुर्क अमीरों ने वास्तविक सत्ता हथियाने के लिए ही जो है नायब मुमलिकात नामक एक नया विभाग बनाया था। सभी अधिकारियों, सभी विभागों की नियुक्ति जो है नायब मुमलिकात ही करता था। उसका कारण ही था कि बहराम शाह जो है सिर्फ नाम मात्र का शासक बना रहे। लेकिन बहराम शाह जो था वो महत्वाकांक्षी था, वो उसने ऐसा होने नहीं दिया। फलस्वरूप क्या हुआ? तुर्क अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह बना। तो आगे हम चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन महमूद शाह 42 से 46 तक बना था। तो जो कि इल्तुतमिश का नाती या पोता था। रुकनुद्दीन फिरोज जो कि विवादास्पद जो पुत्र था। तो रुकनुद्दीन फिरोज को जो है जो मार के रजिया जब बैठी थी सुल्तान में, तो अगर अपन कह सकते हैं कि अलाउद्दीन की बुआ थी। तो आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह के। फिर उसके बाद नासरुद्दीन महमूद शाह। तो गुलाम वंश ही चल रहा है। गुलाम वंश में शमसी वंश पर हम चर्चा कर रहे थे। तो ये है शमसी वंश। लिस्ट इसके पहले हमने आपको बता दी थी, तो वो आपको याद होना चाहिए ताकि जो भी वंश और सुल्तान है चलेंगे तो आपको पता रहेगा। तो शमसी वंश में हमने इल्तुतमिश, रजिया और बहराम शाह को पढ़ा था। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था जो कि 8 माह ही शासन कर पाए थे इसके पिताजी। फिर रजिया बैठी थी, रजिया के बाद बहराम शाह, और इसके बाद ये आया था। तो ये था 1242 से 46। अलाउद्दीन महमूद शाह जो था, यहाँ तुर्क अमीरों का ही शासन चल रहा था। बहराम शाह की नियुक्ति की गई थी इसीलिए। फिर बहराम शाह ने माना नहीं, महत्वाकांक्षी था, सत्ता के जो प्रबल दावेदार थे। सुल्तान चाहता था कि हम ही जो है इसको संभालें और शीर्ष पर हम ही रहें। सीधी सी बात है, सुल्तान के हाथों में शक्ति रहना ही चाहिए। लेकिन और वो क्या था कि बहराम शाह जो था नायब मुमलिकात जो पद था वो खत्म करना चाह रहा था, जो सृजित किया था, और वो ऐसा होना नहीं देना चाह रहे थे। इसके बाद तुर्क अमीरों ने बहराम शाह की हत्या कर दी। अलाउद्दीन महमूद शाह आया। अलाउद्दीन महमूद शाह इल्तुतमिश का जो था पौत्र था, और जो कि इसके समय अमीर हाजिब। हाजिब क्या पद था? दरबार का प्रमुख अधिकारी। तो अपन इसमें देखें अलाउद्दीन महमूद शाह में इसके समय गयासुद्दीन बलबन, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं जो बलबन था अमीर हाजिब के पद पर था।
अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब के पद पर था, दरबार का प्रमुख अधिकारी था बलबन। तो अमीर ए हाजिब के पद पर था, धीरे धीरे जो है उसने सत्ता पर कब्जा करना चालू किया और सत्ता का केंद्र जो बनता चला गया। और जो चालीसा दल था जो चल रहा था, 40 गुलामों का जो सरदार था, वो चालीसा दल चल रहा था। सत्ता का इसने नियंत्रण करके, किसने? बलबन ने सत्ता का नियंत्रण करके चालीसा दल का अध्यक्ष बन गया। ये सीधी सी बात है कि चालीसा दल का जब ये अध्यक्ष बन गया, शासन को अपने हाथ में लेने लगा, तो ये सब अपने हिसाब से ही करने लगा। तो क्या हुआ फलस्वरूप, इसने अलाउद्दीन महमूद शाह को कारावास में डाल दिया। अलाउद्दीन को कारावास में डाल दिया। आगे चलकर अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। तो अब अलाउद्दीन जो है यहाँ समाप्त हो जाते हैं। 42 से 46 तक कोई प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। करना भी चाह रहे थे तो तुर्क अमीर नहीं करना देना चाह रहे थे, इसलिए जो है अलाउद्दीन की कारावास में मृत्यु हो गई। तो सीधी सी बात है, यहाँ बलबन जो है प्रमुख था, जैसे उस समय रजिया के समय एतगीन था। तो अलाउद्दीन महमूद शाह मारा गया, प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। ये अलाउद्दीन महमूद शाह के बारे में था। अब आ जाते हैं नासुरुद्दीन महमूद शाह। ये भी इल्तुतमिश के ही पुत्र थे। तो नासुरुद्दीन महमूद शाह, ये था 1246 से 66, 1246 से 66 नासरुद्दीन महमूद शाह बना। नासरुद्दीन महमूद शाह जो था, इस बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन से कराया था। बलबन की पुत्री का विवाह जो था वो किससे हुआ था? नासरुद्दीन से हुआ था। नासरुद्दीन ने क्या किया था बलबन को? तो नासरुद्दीन ने, ये आगे चलकर बलबनी वंश की स्थापना करेगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। नासरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। उलुग खां की उपाधि से नवाजा था। तो नासरुद्दीन ने शमसी वंश के अंतिम सुल्तान थे। नासरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। और 1249 में नासरुद्दीन ने, क्या हुआ था? नासरुद्दीन ने 1249 में बलबन को नायब पद दिया था। नायब कौन सा? नायब मुमलिकात सबसे बड़ा पद था उस समय। तो नायब का अध्यक्ष बनाया था। इसी समय क्या हुआ कि नासरुद्दीन जो था वो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का था। कुरान की प्रतिलिपियां लिखने में व्यस्त रहता था। इसका कहना था कि मतलब उसका मन नहीं लगता था राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में। उसका कहने का मतलब था कि वो ज़्यादा भोग विलासी नहीं था। उसका मन इस कामों में लगता था कि मैं रोजगार खुद कमा के स्थापित करूं और मैं खुद ही रोजगार चलाऊं और खुद अपनी जो जीविका पार्जन है खुद मेहनत करके कमाऊं। तो कुरान की प्रतिलिपियां लिखकर बेचकर जो है ये जीविकोपार्जन करता था। इसके पहले, अब तो सुल्तान बन ही गया था तो ज़्यादा ध्यान नहीं लगता था, बलबन को ही मुख्य उसने बना दिया था। तो नासरुद्दीन ने जो है इस समय भारतीय मुसलमान इमाउद्दीन रेहान की नियुक्ति की। कहा जाता है, मिनहाज और सिराज कहते हैं, तबकात-ए-नासरी में लिखा भी है, पुस्तक है। इमाउद्दीन रेहान जो है वकील दाद के पद पर था इस समय और नायब पद ले लिया था बलबन से। नासरुद्दीन को बेला फुसलाकर, नासरुद्दीन को खुश कर। तो ये भारतीय मुसलमान था। तो तुर्क बिल्कुल नहीं चाहते थे
क्योंकि ये गैर तुर्क था। वो क्यों चाहेंगे कि कोई सत्ता के सर्वोच्च शीर्ष स्तर पर जो है कोई दूसरा वर्ग का व्यक्ति आए और हम वहां रह जाएं, तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो फलस्वरूप क्या हुआ, बलवन ने इसकी हत्या कर दी। हत्या किसने? बलवन ने। बलवन ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? इमादुद्दीन रेहान की। और वापस से उसने जो है नायब पद प्राप्त किया। किसने किया? बलवन ने। कौन? बलवनी वंश का प्रथम सुल्तान नायब पद प्राप्त किया। नासरुद्दीन जो है धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। कुरान की प्रतिलिपियां, पूछा जाता है, पता होना चाहिए, कुरान की प्रतिलिपियां लिखने में व्यस्त रहता था। तो कुरान की प्रतिलिपियां लिखने में व्यस्त रहता था। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में इसका मन नहीं लगता था। मिनाज उस सिराज इस समय क्या थे? ये काजी थे। काजी क्या मतलब? न्यायाधीश। मिनाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकात ए नासरी, ये इसने जो है नासरुद्दीन को समर्पित की है। ये पूछा जाता है, नासरुद्दीन कौन? कि शमसी वंश का अंतिम सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित की है। तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी किसको समर्पित है? नासरुद्दीन को समर्पित। कौन नासरुद्दीन? ये शमसी वंश का अंतिम सुल्तान नासरुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और मिनहाज उस सिराज ने नासरुद्दीन को उदार हृदय वाला सुल्तान कहा है। ये जो तबकात नासरी में है, तबकात नासरी में जो है 1260 तक का वर्णन है। अंतिम 6 वर्षों का वर्णन नहीं मिलता है। अंतिम 6 वर्षों का वर्णन जो है इसमें नहीं है। कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि आगे चलकर जो है नासरुद्दीन की मृत्यु हो गई और बलवन जो है सत्ता का केंद्र का नियंत्रण किया और सत्ता पर बैठा और बलवनी वंश की स्थापना की। किसने? गयासुद्दीन बलवन ने, जो कि कौन था? इसका ससुर था नासरुद्दीन का। नासरुद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीदा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी द्वारा खरीदा गया था। मोहम्मद गौरी कौन था? संसवनी वंश का गयासुद्दीन का भाई था, जो कि पूर्वी विस्तार के लिए भारत आया था। तुर्की साम्राज्य की स्थायी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये था नासरुद्दीन महमूद शाह। नासरुद्दीन महमूद शाह जो है 1266 तक रहे हैं। अब आ जाएगा बलवन। बलवन कौन? मेन हीरो। तो जब हीरो है तो हीरो का ट्रेलर भी आएगा। तो ट्रेलर मतलब हमें हीरो का परिचय पता होना चाहिए, क्योंकि गुलाम वंश में मेन जो व्यक्ति रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक रहे हैं, इल्तुतमिश रहे हैं, जिसने कोई प्रभाव स्थापित किया है, रजिया रहे हैं, और गयासुद्दीन बलवन रहे हैं। अगर अपन देखें कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो आराम शाह कोई प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। इल्तुतमिश रजिया को छोड़ने के बाद देखें तो बहराम शाह, अलाउद्दीन, नासरुद्दीन कोई प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। और बलवन में देखें तो गयासुद्दीन बलवन के अलावा जो कैकूबाद और क्यूमर्स आए हैं वो भी प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। तो मेन अगर अपन देखें ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलवन, 3-4 लोग हैं गुलाम वंश में। तो मेन हीरो जो है अपना बलवन है। शमसी वंश समाप्त होता है कहाँ? 1266 में। अब कौन आएगा? बलवनी वंश। लिस्ट मैंने पहले ही बता दी थी, तो उसको आप ध्यान से रख सकते हैं। तो अब आएगा बलवनी वंश। बलवनी वंश में कौन आएगा? गयासुद्दीन बलवन। गयासुद्दीन बलवन। ये कब से कब तक का रहा? 1266 से 86 तक रहा है। ये गयासुद्दीन बलवन है। गयासुद्दीन बलवन का अपन ट्रेलर देखेंगे। परिचय में देखेंगे ये कब कब कौन कौन से पद पर रहा है, कौन कौन से शासन में, किस किस सुल्तान में कौन कौन से पद में रहा है। तो गयासुद्दीन बलवन। बलवन का जो एक दूसरा नाम है बहाउद्दीन है। तो इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन
बलवन, बहाउद्दीन, इसे बहाउद्दीन भी कहते हैं, जैसे रजिया को रजियतुद्दीन भी कहते हैं, बहाउद्दीन भी कहते हैं। इसे जो है अल-बसरा के व्यापारी, अल-बसरा के व्यापारी, अल-बसरा कहाँ है? अल-बसरा है इराक में, बगदाद से 280 मील दूर है। दजरा फरात जो नदी है वहाँ पर अल-बसरा के व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन, ख्वाजा जमालुद्दीन, क्योंकि ये गुलाम थे। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने जो है मामलूक कहा है, मतलब दास सेनापति, ऐसे दास जो सैनिक और धार्मिक कार्यों के लिए ही खरीदे जाते थे। तो ये खरीदे ही इसलिए जाते थे और अपनी लोहा मनवा के और सत्ता पर छा जाते थे, बिल्कुल सुल्तान को खुश करते थे और बड़े बड़े पद पाते थे। तो उसमें से एक बलवन भी था, ख्वाजा जमालुद्दीन नामक जो व्यापारी है, ख्वाजा जमालुद्दीन नामक व्यापारी अल-बसरा का था व्यापारी, इसे दिल्ली लाया, दिल्ली लाया, इसे दिल्ली लाया। तो फिर क्या था कि इसे इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश ने, जब मैंने पूरे विजय अभियान पढ़ाए थे इल्तुतमिश के, जैसे तराइन का तृतीय युद्ध था 1215 में, 1228 में जो है सिंध के कुबाचा को हराया था, 1221 में जलालुद्दीन मंगवरनी को शरण देने से इनकार कर दिया था, 26 में जो था रणथंब और मंदसौर था, 27 में परमाणु की राजधानी धार था, 28 में जालौर था, 30-31 में जो था बंगाल था, बंगाल के बाद ग्वालियर विजय पाली थी, और 34-35 में भिलसा था। तो जो 30-31 में जब बंगाल को जब पूरे दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया था, किसने? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश ने जब इसे बंगाल को पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो उसके बाद गुजरात पर भी आक्रमण किया था और गुजरात पर कब्जा कर लिया था। सॉरी, गुजरात पर नहीं, ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। तो ग्वालियर विजय के बाद उसने दो महत्वपूर्ण काम किए थे। क्या किए थे? एक तो सिक्कों में रजिया का नाम अंकित करवाया था। जब मैंने इल्तुतमिश पढ़ाया था तो आपने पढ़ा होगा, ग्वालियर विजय के बाद रजिया का नाम सिक्कों में अंकित करवाया था, और ग्वालियर विजय के बाद ही इसने बलवन को भी खरीदा था। और जो 40 दल, जो 40 गुलाम सरदारों का समूह था, उसका एक ये सदस्य था। 40 में से तो 39 और थे, 40वां कौन था? गयासुद्दीन बलवन था। तो अपन देखेंगे किस किस शासक के समय ये क्या क्या रहा है, कौन कौन से पद पर रहा है। तो इल्तुतमिश के समय ये तो जान ही लिया, बलवन, बहाउद्दीन, अल-बसरा के व्यापारी ख्वाजा जमालुद्दीन इसको दिल्ली लाया था, इल्तुतमिश ने खरीदा था। इल्तुतमिश के समय ये 40 दल का ये सदस्य रहा है। उसके बाद कौन आई थी? रजिया। तो रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर रहा है, अमीर शिकार के पद पर रहा है। शिकार मतलब शिकारगाह, उस समय बाज का शिकार किया जाता, प्रशिक्षित किया जाता था, उसका ये अध्यक्ष था। तो अमीर शिकार के पद पर रहा है। अलाउद्दीन के समय, अभी तो मैंने बताया ही था, अलाउद्दीन के जो समय था, अमीर हाजिब के पद पर था, अमीर हाजिब के पद पर था। और शीघ्र ये जो है 40 दल का अध्यक्ष बन गया था। ये थोड़ा सा मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा, पता रहेगा कि बलवन कब से था। ये दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान ना होते हुए सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। इसने 20 साल कम से कम शीर्ष पद पर रहा है ये। उसके बाद 60 साल की उम्र में जो है ये 66 में जो है सुल्तान बना था, और शीर्ष पर हमेशा रहा है अपनी चालाकी और दूरदर्शी सोच से। अलाउद्दीन अमीर हाजिब के पद पर रहा है, 40 दल का अध्यक्ष रहा है, और इसने अलाउद्दीन को धोखा देकर कारावास में डाल दिया था। फिर नासरुद्दीन, जो कि इसका दामाद था, शमसी वंश का अंतिम शासक, नासरुद्दीन के समय में ये नायब ए मुमलिकात का अध्यक्ष रहा है। यह है नायब मुमलिकात के पद पर रहा है। इब्न बतूता मोरक्को के यात्री थे, रहला उनकी पुस्तक है। तो इतिहासकार इब्न बतूता और ईशामी के अनुसार, इब्न बतूता और ईशामी भी, इब्न बतूता एवं ईशामी के अनुसार
क्या कि बलवन ने जो है नासरुद्दीन को, जो इसका दामाद था, इसने नासरुद्दीन को जहर देकर मारा था, जहर देकर मारा था और सुल्तान बना था दिल्ली का। तो ये इसका परिचय था। इल्तुतमिश के समय चालीसा दल का सदस्य था। रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर था। अलाउद्दीन के समय अमीर या हजीब दरबार का प्रमुख अधिकारी, चालीसा दल का अध्यक्ष भी बन गया था, सत्ता का नियंत्रण करके। नासरुद्दीन के समय नायब मुमलिकात के पद पर था। इब्न बतूता ईशामी कहते हैं कि बलवन ने जो है नासरुद्दीन को जहर देकर मारा था और सत्ता पर बैठा था। तो ये इसका परिचय था। अब आगे चर्चा करते हैं बलवन के ऊपर। अब चर्चा अपन करेंगे बलवन के राजत्व सिद्धांत पर। क्योंकि दिल्ली का प्रथम ऐसा सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या की है। राजत्व सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत, नियम, कानून, नीतियां। पहला सुल्तान जिसने निर्धारित की थी। इसने हंसने पर, ये गंभीरता से रहता था, हंसने पर और आमोद प्रमोद, मद्यपान पर पूरा निषेध लगा दिया था। गंभीरता से रहता था, बड़े और अमीर लोगों से मिलता था, गरीब लोगों से नहीं मिलता था। इतिहासकार बर्नी कहते भी हैं कि ये कहता था कि जब भी मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी शरीर की नाड़ियां जो है उत्तेजित हो जाती हैं। कौन कहता था? बलवन कहता था। और आजकल नाड़ियां जो उत्तेजित होती हैं लड़कों की, किसी और के देख के होती है। तो समझ सकते हैं इसकी नाड़ियां क्यों उत्तेजित होती थी और आज की जनरेशन की नाड़ियां क्यों उत्तेजित होती हैं। तो अपन जानेंगे बलवन का राजत्व सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन यहां से छूटेंगे नहीं। बलवन का राजत्व सिद्धांत अपन ने परिचय देखा था। अब इसका राजत्व सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जब ये 1266 में क्या हुआ, सुल्तान बना, तो इसके पास सबसे बड़ी चुनौती क्या थी 1266 में? तो चुनौती क्या थी? राजत्व सिद्धांत स्थापित करना है तो कोई चुनौती भी तो रही होगी। क्योंकि पहले क्या था, तुर्क अमीर मान ही नहीं रहे थे। कहीं अपना विभाग बना रहे हैं सुल्तान की शक्ति कम करने के लिए, किसी सुल्तान को चेंज कर दे रहे हैं, तो कुछ तो करेगा ना ये। इसको जो शासन मिला है अव्यवस्थित मिला, उसको व्यवस्थित करना है। तो इसकी 1266 में जब ये बना तो इसकी चुनौती थी कि ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करना। ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके, ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके शासन व्यवस्था को, ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके शासन व्यवस्था को संगठित करना। संगठित थी ही नहीं, ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसके लिए जो उसने नीतियां बनाई, ठीक है, इसके लिए जो इसने नीतियां बनाई, यही राजत्व सिद्धांत है इसका, यही इसका कानून है कि इसने जो नीतियां बनाई वो क्या थी? ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके शासन व्यवस्था को संगठित करना। संगठित नहीं था, तुर्क अमीर ही चला रहे हैं अपनी। तो तुर्क अमीर चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं? चालीसा जो दल था इल्तुतमिश के समय बना था, तो जो 40 अमीर थे, अधिकारी थे विभिन्न विभिन्न विभागों के, वो अपनी मनमानी करने लग गए थे। सुल्तान कमज़ोर पड़ने लग गए थे। कब से कब तक? इल्तुतमिश से लेकर नासरुद्दीन तक कमज़ोर ही पड़ते रहे। तो इसके पास बलवन के सामने चुनौती थी। तो चालीसा दल था, एक नायब मुमलिकात पद था, सभी विभागों का प्रमुख था नायब मुमलिकात। जब तक ये तुर्क अमीर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे तब तक कोई सुल्तान जो है शीर्ष पर नहीं बैठ पाएगा और ना ही कोई विभाग उसके हाथ में रहेगा और ना ही कोई जो आदेश है वो पारित करवा पाएगा। तो कारण यही था, इसने जब सोचा कि ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके शासन व्यवस्था को संगठित करना। संगठित नहीं है, तुर्क अमीर अपनी अपनी चला रहे हैं। इसके लिए जो नीतियां बनाई वही राजत्व सिद्धांत है। राजत्व सिद्धांत की इसने संपूर्ण व्याख्या की है, संपूर्ण व्याख्या की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, चुनौती यही थी। अपन अगर ऐसा मेंस में लिखेंगे तो हमको नंबर जरूर मिलेंगे इस प्रकार से चार्ट बाय चार्ट में। तो ये इसकी चुनौती थी। ये फर्स्ट हो गया था राजस्व सिद्धांत में। दूसरा क्या था कि इसने जो अपना राजस्व सिद्धांत दिया था वो भारतीय राजाओं के दैवीय शक्ति के सदृश, थोड़ा सा अपने को पुराने वर्ड लिखना पड़ते हैं ग्रामेटिकल, उससे क्या रहता है कि प्रभाव एक अलग पड़ता है। सदृश का मतलब होता है एक जैसा या समान। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है। भारतीय राजाओं के दैवीय शक्ति के सदृश था, मतलब जैसे भारतीय राजाओं की जो दैवीय शक्ति, जो मानते थे कि हमारे पास भगवान की इच्छा स्वरूप ही सब कुछ होता है, ना वो पराजय की समीक्षा करते थे, तो उसी प्रकार से था। जैसे वो भारतीय राजा थे, दैवी शक्ति के अनुरूप ही शासन चलाते थे, उसी प्रकार से इसने राजत्व सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की थी। तो किसके था? भारतीय राजाओं के दैवीय शक्ति के सदृश था। इसका मानना था कि सुल्तान जो है धरती पर जिल इलाही, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। सुल्तान धरती पर, कहाँ? धरती पर। तो सुल्तान धरती पर क्या है? जिल इलाही, जिल इलाही। जिल इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रतिनिधि, ईश्वर के प्रतिनिधि। तो इसका मानना था सुल्तान जो है धरती पर जिल इलाही, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, जिनका स्थान पैगंबर के बाद आता है। इनका स्थान पैगंबर के बाद आता है और सुल्तान के द्वारा किया गया कार्य, हर कार्य न्याय संगत होता है। ये ऐसा मानता था। राजस्व सिद्धांत की व्याख्या की थी, उसमें दिया था। तो पूछा जाता था, इम्पोर्टेंट है कि जिल इलाही, ईश्वर के प्रतिनिधि जो पैगंबर के बाद आता है, इसने खलीफा माना था। इसने जो है ईश्वर, जनता और सुल्तान के संबंधों की पुनर्व्याख्या की थी, और ईश्वर और जनता के संबंध की, ईश्वर और सुल्तान के संबंध की, और सुल्तान और जनता के संबंध की व्याख्या की थी। ये राजत्व इसका सिद्धांत था। सुल्तान धरती पर जिल इलाही, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, जिनका स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान के द्वारा किया गया हर कार्य न्याय संगत होता है, ये खुद मान के चलता था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दे रहा हूं। तो राजत्व, ये इसका कहना था कि राजत्व जो है नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई। नियामत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर की देन, ईश्वर की देन। इसका मानना था कि जो राजत्व, जो हमें राज मिला है और जो हम चला रहे हैं राज, ये नियामत ए खुदाई, ईश्वर की देन है। तो ये ऐसा मानता था। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसने राजत्व सिद्धांत में ये सारी चीज़ें लिखना है एक एक लाइन में। इसने राज दरबार में फारसी त्यौहार नौरोज, जो त्यौहार है ना, फारसी त्यौहार नौरोज, उनको चलाने की प्रथा अपनाई थी इसने राज दरबार में। तो राज दरबार में जो है फारस की रस्मों को इसने निभाया। तो राज दरबार में फारस की रस्मों को निभाया, मतलब मध्य एशिया, फारस की रस्मों को निभाया। ये मध्य एशिया के सुल्तान जैसे, मध्य एशिया के जो सुल्तान थे उनके जैसे शिष्टाचारों को अपनाता था राज दरबार में। तो फारस की रस्मों को निभाया। तो फारस की रस्मों में क्या था कि मध्य एशिया के जो सुल्तान हैं, मध्य एशिया के सुल्तान के शिष्टाचारों को अपनाया, शिष्टाचारों को अपनाया। क्या शिष्टाचार थे? तो सिजदा। इसका मानना था कि जो भी राज दरबार में आएगा वो सिजदा और पैबूस का पालन करेगा। तो क्या है सिजदा पैबूस? तो सिजदा, सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना। तो घुटने के बल बैठकर
सिर झुकाना। आज की जनरेशन भी झुका रही है घुटने के बल बैठकर। सिजदा और पैबोस। पैबोस क्या होता है? सुल्तान के कदमों को चूमना। सुल्तान के कदमों को चूमना। तो समझ सकते हैं कितना निरंकुश रहा है। निरंकुश मतलब तानाशाह रहा है कि इसने कठोर राजत्व सिद्धांत दिया था। ताज की प्रतिष्ठा को स्थापित करके शासन व्यवस्था को संगठित करना, इसे जो नीतियां कहा गया यही राजत्व सिद्धांत है। राजत्व सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या की है दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि भारतीय राजाओं की दैवी शक्ति के सदृश था इसका राजत्व सिद्धांत। सुल्तान धरती पर जिल ले लाई, मतलब ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। क्वेश्चन बनते यहाँ से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन समझाते जा रहा हूँ। राजत्व नियमित एक खुदाई, मतलब ईश्वर की देन है। राज दरबार में फारस की रस्मों को इसने निभाया। मध्य एशिया के सुल्तान के शिष्टाचारों को अपनाया। क्या सुल्तान के शिष्टाचार थे? कि सिजदा, घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना, और पैबो, सुल्तान के कदमों को चूमना। जब सुल्तान निकट होते थे तो ये ऐसा करता था, मतलब जनता करती थी। और इसका ऐसा भी मानना था कि अमीर लोगों के साथ रहता था, गरीब लोगों से मिलता नहीं था। तो इसके राजस्व सिद्धांत था, आगे चर्चा करते हैं। ये इसका राजत्व सिद्धांत था। तो इसने क्या किया कि फिर ईश्वर, सुल्तान और जनता के संबंधों की पुनर्व्याख्या की। तो ईश्वर, सुल्तान, जनता के संबंधों की पुनर्व्याख्या की। संबंध स्थापित किए, मतलब संबंध बताए कि क्या क्या संबंध है, इसका क्या मानना है कि ये संबंध है ईश्वर और सुल्तान के बीच में, ईश्वर और जनता के बीच में, और सुल्तान और जनता के बीच में क्या क्या संबंध है। तो ये इसने बताए थे। तो इसका मानना था कि फर्स्ट इसी में ही है, अपन जो पढ़ रहे थे। तो ईश्वर और सुल्तान, ये संबंध मैंने लिख दिया है, आपको दिख रहा होगा। ईश्वर और सुल्तान के बीच में जो संबंध है, तो वो इसने ये क्या कहा है कि ईश्वर जो अपना पैगंबर माना है, पैगंबर के बाद खलीफा आता है, तो सीधी सी बात है ईश्वर और सुल्तान के संबंध को स्पष्ट करते हुए इसने अपने आप को, तो स्वयं को इसने खलीफा कहा है। स्वयं को खलीफा कहा है। और खलीफा कहा है तो कैसे पता चलता? तो सिक्कों में अंकित करवाया है इसने अपना नाम खलीफा। तो सिक्कों में जो इसने खलीफा नाम अंकित करवाया है स्वयं को, तो ईश्वर और सुल्तान के संबंध को इसने दर्शाया है कि क्या है। तो इसने फिर जो है सुल्तान और जनता, ये भी संबंध, सुल्तान और जनता के संबंधों की जो व्याख्या की है, सुल्तान और जनता के संबंधों की जो व्याख्या की है। तो सुल्तान और जो इसने जनता की व्याख्या की है, तो निरंकुश शासन की इसने जो है स्थापना करने की बात कही है, और निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने की बात कही है। तो सुल्तान और जनता के संबंध स्थापित जो किया है, तो निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना किसके सामने? जनता के सामने। संबंध स्थापित जो किया है ना, निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, निरंकुशता को स्थापित करना। निरंकुशता को स्थापित करना। निरंकुशता मतलब तानाशाही, जो हम चाहेंगे वही होगा, केवल हम। तो सुल्तान और जनता के बीच में जो संबंध स्थापित किया है, वो निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना, निरंकुशता को स्थापित करना, मतलब तानाशाही। ये सुल्तान और जनता को संबंध स्थापित किया है। और तीसरा है ईश्वर और जनता। ईश्वर और जनता का संबंध स्थापित करते हुए कहा है। तो जनता के लिए ईश्वर और जनता के संबंध को स्थापित करने के लिए तो कैसे माने जनता कि ईश्वर? तो नौरोज
जो फारसी त्यौहार है वो प्रारंभ करवाया। तो नौरोज फारसी त्यौहार, तो नौरोज त्यौहार प्रारंभ करवाया। तो ये है ईश्वर और सुल्तान के संबंध, अपन लिख सकते हैं। तो जब भी राजस्व सिद्धांत की अपन व्याख्या करेंगे तो ये अपन डाल सकते हैं। तो ये हो गया था। अब नेक्स्ट आता है, इसने गंभीरता को धारण किया, कौमा, क्या क्या किया, गंभीर हो गया। राजस्व सिद्धांत व्याख्या की कि मैं सुल्तान हूं, मैं गंभीर हूं। हंसने, मजाक करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। हंस मजाक नहीं कर सकते हो, तो हंसने मजाक करने पर पूर्ण प्रतिबंध, गंभीरता को धारण किया। मद्यपान निषेध किया, समझ ही रहे होंगे, मद्यपान निषेध किया। आमोद प्रमोद पर प्रतिबंध। आमोद प्रमोद क्या होता है, मनोरंजन की चीजें, मतलब मन को प्रसन्न करने के लिए की हुई चीजें आमोद प्रमोद कहलाती हैं। मतलब भोग विलासिता, स्त्री को विलासिता की वस्तु समझना, भोग करना, मद्यपान करना, इस पर प्रतिबंध लगा लिया। खुद पर भी इसने कार्रवाई की, मतलब खुद पर भी जो है इसने अमल किया, और लोगों पे भी, मतलब राज्य में भी ये कानून इसने लागू करवाए। तो मद्यपान निषेध, आमोद प्रमोद पर प्रतिबंध इसने लगा दिया। बर्नी कहते हैं, ये राजस्व सिद्धांत ही चल रहा है, इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि ये क्या कहता था, इसका क्या मानना था कि मैं जब भी किसी तुच्छ परिवार के किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की सारी नाड़ियाँ उत्तेजित हो जाती हैं। पहले के क्या वक्तव्य रहते थे, तो मैं जब भी किसी तुच्छ परिवार के किसी व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की समस्त नाड़ियां उत्तेजित हो जाती है। सिर्फ अमीरों से मिलता था, गरीब लोगों से मिलना बंद कर दिया था, हंसने मजाक करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था, खुद में भी अमल किया था, मद्यपान निषेध कर दिया था, आमोद प्रमोद सभी चीज़ों पर निषेध इसने कर दिया था। हमेशा अमीर और व्यक्तियों से मिलता था। तो इसने जो है इसके राज दरबार में, साहित्य में अगर अपन बात करें तो इसने इसके राज दरबार में अमीर खुसरो जिन्हें तूती हिंद कहा जाता है, तूती-ए-हिंद इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके राज दरबार में थे अमीर खुसरो, गयासुद्दीन बलबन। तूती-ए-हिंद कहा जाता है, और अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे कवि विद्वानों को संरक्षण दिया था। तो अमीर खुसरो, तूतीये हिंद, तूतीये मतलब किसी भी एक चीज में सर्वोच्च, मतलब अगर अपन कहते हैं ना कि चंबल में डाकुओं की तूती बोलती थी, तो तूती मतलब चंबल में सिर्फ एक ही थे डाकू और उनकी तूती बोलती थी। तो ये अमीर खुसरो जो थे, इन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति की अच्छी समझ थी उन्हें समय। तो विभिन्न जो हमारी सामाजिक संस्कृति, जो मिली जुली जो संस्कृति है, तो सामाजिक जो इनकी सांस्कृतिक समझ थी वो बेहतर थी, इसलिए इन्हें तूतीये हिंद की उपाधि दी गई है। तो अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वानों को इसने संरक्षण दिया था। तो ये बलबन का राजत्व सिद्धांत था। अब इसका क्रियान्वयन, मतलब इसका कैसे संचालन किया, क्या क्या किया इसने, इस राजत्व सिद्धांत को इसने जब अपनाया तो क्या क्या किया, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। ये इसका राजत्व सिद्धांत था
डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई चीज़ छूटे ना, और इम्पोर्टेंट बातों पर ही अपन चर्चा करें, फालतू बातों पर चर्चा ना करें। पीएससी के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और वनडे एग्जाम के हिसाब से तो है ही, कई चीज़ें हैं। तो ये है अब राजत्व सिद्धांत का क्रियान्वयन। राजत्व सिद्धांत का क्रियान्वयन कैसे लागू किया, क्या क्या किया इसने। राजस्व सिद्धांत बनाया तो ठीक है, क्रियान्वयन क्या क्या किया। पहला है लौ एवं रक्त की नीति। लौ एवं रक्त की नीति। लौ एवं रक्त की नीति। लौ एवं रक्त की नीति मतलब कोई माफी नहीं, मतलब विरोधी पुरुषों का कत्ल, और जो उनकी महिलाएं और बच्चे हैं उनको गुलाम बनाया जाता था। तो जो भी गुलामी स्वीकार करता था वो तो ठीक है, नहीं करता था तो उसका कत्ल कर दिया जाता था। तो लौ एवं रक्त की नीति में इसने क्या किया था कि मेवात राजस्थान का सबसे ऊपरी का क्षेत्र है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बता दूं ताकि आपको समझ बेहतर होगी। ये लगभग हमारा इंडिया आप समझ सकते हैं। तो इंडिया में अगर अपन देखें तो ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में ये जो क्षेत्र था ये मेवात था। मेवात, इसको कहते हैं मेवाड़ और मारवाड़, ये क्षेत्र हैं जो अपन कहते हैं ना मारवाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, मेवाती भाषा, तो ये क्षेत्र है। तो राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, जैसलमेर एटलस में आप देखना आपको पता चलेगा, तो ये जैसलमेर क्षेत्र है, और ये मेवाड़ का भरतपुर क्षेत्र है। बयाना बामियाना जहाँ इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 में, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो भरतपुर में है, वो मेवाड़ का क्षेत्र है। मेवात का क्षेत्र ऊपर देखो, हनुमानगढ़ ऊपर का जो क्षेत्र है, तो श्री गंगानगर ये क्षेत्र है। तो यहाँ डाकू जनजाति रहती थी, तो यहाँ की मेवात की डाकू जनजाति थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें। तो ये राजस्थान, जैसे अपन चर्चा करें तो ये पूरा राजस्थान है। यही है दिल्ली हरियाणा में, ये दिल्ली है, यहाँ सुल्तान बैठते थे, ये दिल्ली है। और ये है उत्तर प्रदेश, अगर अपन माने, अब ये मत कह देना नेपाल है, वो तो पता है। तो ये पूरा आ नहीं पा रहा है इसलिए बता दे रहा हूँ। तो ये है यूपी। यूपी में एक क्षेत्र है ये रुहेलखंड। रुहेलखंड मतलब कौन सा क्षेत्र है? रुहेलखंड इसको कहते हैं, जैसे अवध कहते हैं, अपने बघेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, क्षेत्र है, वैसे इसको एक रुहेलखंड क्षेत्र है। यूपी का उत्तर पश्चिम और दिल्ली का उत्तर पूर्व। दिल्ली का अगर देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व हुआ ना पूरा, और यूपी का कहेंगे तो उत्तर पश्चिम हुआ कि नहीं, ये रुहेलखंड। तो रुहेलखंड में कौन सा? पीलीभीत जिला आता है अपने ऊपर का, जो उत्तर प्रदेश के लगभग उत्तर का कोने के जिले। तो पीलीभीत, यहाँ वरुण गांधी, मेनका गांधी का जो बेटा वहाँ का सांसद है भाजपा से, तो रुहेलखंड क्षेत्र उसी को कहते हैं। तो रुहेलखंड और मेवात में डाकू रहते थे यहाँ, और रुहेलखंड में जो है डाकू रहते थे, और यहाँ राजपूत सरदार थे, तो ये डाकू रहते थे यहाँ। डाकू ये क्या करते थे कि लूटते थे, जनता को परेशान करते थे, महिलाओं को जो है ना किडनैप करके उनका दुष्कर्म करते थे। तो दिल्ली में सुल्तान परेशान हो गया था इन डाकुओं से, तो इसने राजस्व सिद्धांत बनाया था। तो उस नीति के तहत इसने क्या किया, लौ एवं रक्त की नीति में, कि मेवात एवं रुहेलखंड के डाकुओं का दमन किया। इसने दमन किया। राजपूत सरदार भी थे, रुहेलखंड के डाकुओं और मेवात एवं रुहेलखंड के डाकुओं का दमन किया। इनका इतनी बर्बरता से इसने दमन किया था कि जब खिलजी वंश की स्थापना के बाद तक इनकी हिम्मत नहीं हुई थी यहाँ के डाकुओं की कि आवाज़ उठा सकें, इनकी ऊँग भी नहीं निकल रही थी। इसने इतनी बुरी तरीके बर्बरता से दमन किया था।
मतलब दमन किया तो किया, ये जहाँ क्षेत्र में रहते थे जंगल में, उन जंगलों को कटवाकर इसने किलों का निर्माण करवा दिया था। अफगान सैनिकों की इसने नियुक्ति की थी। मतलब वो खतरनाक नीति इसने अपनाई थी ना कि इन डाकुओं की तो है पुंगी बज गई थी, तो इनकी ऊँ भी नहीं निकल रही। खिलजी वंश के बाद तक ये चुप बैठे रहे थे, तो ये इनकी स्थिति हो गई थी। तो मेवात एवं रोहिलखंड के डाकुओं का इसने दमन किया। इसी में देखें अपन तो विरोधी पुरुषों का कत्ल किया, महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बनाया। तो ये इसकी लौह एवं रक्त की नीति थी। थोड़ा सा इसलिए मैंने बताया था यूपी का रोहिलखंड। अवध देखेंगे तो जैसे लखनऊ में अवध आ जाता है, आगे अपन चर्चा करेंगे, आधुनिक में आएगा। तो थोड़ा सा मैंने बताने के लिए एटलस में आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको सही लगे, थोड़ा सा इसलिए बता दिया। तो महिलाओं एवं बच्चों को इसने गुलाम बनाया था। तो ये इसकी लोहे एवं रक्त की नीति थी। दूसरा था निरंकुशता की स्थापना। निरंकुशता की स्थापना तो पहले ही मैंने आपको चर्चा की थी कि वो ये चाहता ही था। निरंकुशता की स्थापना मतलब तानाशाही। तानाशाही मतलब तुर्क अमीरों की शक्ति को कम करना। क्यों तुर्क अमीरों की शक्ति को कम करना? क्योंकि वो सुल्तान चेंज करते थे, विभाग की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे, सत्ता का केंद्रीकरण अपने पास रखना चाहते थे, यही बस चाहते थे, और वो ये करना नहीं चाहता था। तो राजस्व सिद्धांत में ही इसने चर्चा कर दी थी। तो निरंकुशता की स्थापना सुल्तान और जनता के संबंधों को स्पष्ट करते समय ही इसने बता दिया था कि निजी प्रतिष्ठा में वृद्धि करना और निरंकुशता की स्थापना करना, तानाशाही की स्थापना करना, निजी प्रतिष्ठा कि हमें कमजोर मत समझो, हमें कोई भी नहीं चेंज कर सकता, हमें कोई भी नहीं बदल सकता है, कोई भी तुर्क अमीर ऐसे ही एवे ही नहीं मुझे चेंज कर देगा। तो तुर्क अमीर भी चुपचाप बैठे थे इसके समय, बलबन के समय ये स्थिति ला दी थी इसने। और अब क्या ला दी थी? तो इसने क्या किया कि निरंकुशता की स्थापना में सबसे पहले जो 40 दल थे उसमें जो तुर्क अमीर बैठे थे, जो अपनी अपनी चलाते थे, इसने निम्न कोटि के तुर्क अमीरों की नियुक्ति करवाई जान करके। जो समझदार थे उनकी नियुक्ति नहीं करी, निम्न कोटि के। और उन तुर्क जो सरदार 40 जो गुलाम सरदार थे उसमें निम्न कोटि की जो सरदारों की नियुक्ति की थी, उनको जरा जरा से अमानवीय कार्य और साधारण कार्य के बदले ये कोड़े मारता था, 500 कोड़े मारता था। जैसे अपन देखें कि बदायूं के सूबेदार थे मलिक बकबक, इसको इसने जो है थोड़े से अमानवीय साधारण कार्य के बदले इसने जो है 500 कोड़े मारकर उसको मरवा दिया था। तो ये यही चाहता ही था। तो धीरे धीरे करके इसने ऐसे ऐसे करते हुए 40 दल समाप्त कर दिया। 40 दल समाप्त कर दिया। नायब मुमलिकात पर पद था तो वो भी समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर दीवान अर्ज एक नया पद लेके आया, सैन्य विभाग। आरजे मुबालिक उसका प्रमुख होता था, विभाग होता था, और उसमें नियुक्ति की थी इमाद उल मुल्क की नियुक्ति की थी। तो बलबन ने इस नीति को अपनाया था। इसलिए इतिहासकार हबीबुल्लाह, जिसने हबीबुल्लाह ने ही इस वंश को मामलुक दास वंश की संज्ञा प्रदान की है। हबीबुल्लाह ने इसके काल को सुदृढ़ता के काल की संज्ञा दी है, कंसोलिडेशन। तो ये था निरंकुशता की इसने स्थापना की। तो निरंकुशता की स्थापना में इसने 40 जो दल था, तुर्कान ए चहलगानी, तो 40 दल में निम्न कोटि मतलब ना समझ वाले, निम्न कोटि के सरदारों, ये मैं मैप मिटा देता हूं आपकी समझ के लिए, थोड़ा सा मैंने बताया था। निम्न कोटि के सरदारों की नियुक्ति। तो निरंकुशता की स्थापना में लौह एवं रक्त की नीति में मैंने आपको बता दिया। निरंकुशता की स्थापना में थोड़ा छोटा ही छोटा लिखना है, मेंस के हिसाब से इतना ही जानना है। तो निरंकुशता की स्थापना में 40 दल में निम्न कोटि के सरदारों की नियुक्ति, अमानवीय मतलब साधारण कार्य, मतलब साधारण कार्य के बदले, मतलब अगर काम बिगड़ रहा है या साधारण कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो साधारण कार्य या अमानवीय कार्य के बदले कठोर दंड। तो जैसे उदाहरण में देखें तो ये अगर अपन लिख देंगे उदाहरण तो अच्छा रहता है समझाने के लिए। तो बदायूं सूबेदार, बदायूं कौन? इल्तुतमिश जहाँ का सूबेदार था। तो बदायूं सूबेदार
मलिक बकबक, नाम से ही समझ में आ रहा है वो बकबक भी ज़्यादा करता होगा। मलिक बकबक को साधारण से कार्य के बदले 500 कोड़ों की सजा, 500 कोड़ों की सजा और मृत्यु। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक होगा। निरंकुश शासन है ही यही, तानाशाह है ही यही, हम जो चाहेंगे वही होगा, केवल हम। तो समझ सकते हो, ये थोड़ा सा उदाहरण देने से क्या रहता है कि अगर अपन मेंस में ही लिख देंगे ना तो उन्हें लगेगा कि नहीं इसकी समझ अच्छी है, चारों तरफ सामने वाला व्यक्ति सोचता है। तो ये इसका स्थिति थी। इसके शासन में केवल एक ही विद्रोह हुआ था। वैसे ऐसे खतरनाक व्यक्ति के सामने कौन ही विद्रोह करेगा, लेकिन एक विद्रोह हुआ था। तो एक विद्रोह सिर्फ एक ही हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, अपन लिख सकते हैं। तो एक विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल के शासक तुर्गिल खां, बंगाल शासक तुर्गिल खां। तो विद्रोह इसने किया, विद्रोह किया तो फलस्वरूप कुछ इनाम तो मिलेगा ही। तो इनाम इसको ये दिया कि लखनौती के बाजार में, बंगाल में लखनौती के बाजार में तुर्गिल के समर्थकों को 3 मील लंबे फांसी के तख्ते पर चढ़ाया, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया और इन सब की मृत्यु हो गई। तो सोच सकते हो कि कितना खतरनाक था। मतलब कोई भी जो है विद्रोह नहीं कर सकता है, कोई भी अपना कानून नहीं चला सकता है। तो तुर्क अमीर लो आ गए, रजिया अच्छी खासी बैठी थी, तो वो नहीं झेल पा रहे थे। अब आ गया मैन मर्द आदमी, तो यही वो चाहते थे कि हम मर्द हमें चाहिए, तो मर्द आ गया। तो लखनौती के बाजार में समर्थकों को उसने 3 मील लंबे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। ये किसी का सगा नहीं था। राजस्व सिद्धांत निरंकुश मतलब निरंकुश, कोई सगा नहीं। इसके बाद इसने अपने पुत्र, किसका पुत्र? बुर्गा खां, किसका पुत्र? बलवन का पुत्र। तो ये बलवन का पुत्र बुर्गा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, बंगाल सूबेदार नियुक्त किया, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और चेतावनी दी कि तुमने भी अगर ये विद्रोह किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। तो ये बहुत डर गया तो इसकी महत्वाकांक्षा ही खत्म हो गई। तो बुर्गा खां बंगाल सूबेदार नियुक्त किया, तो फलस्वरूप क्या हुआ कि महत्वाकांक्षा इसकी खत्म हो गई, ये नहीं बना, इसने मना कर दिया। और इसके पीछे का कारण ये भी था कि ये थोड़ा भोग विलासी था, आराम पसंद व्यक्ति था। ये ज़्यादा ताम झाम नहीं पालता था, इसको लगता था कि ठीक है हो जाएगा, ये अपने कामों में व्यस्त रहता था। तो बलवन के 2 पुत्र थे, मोहम्मद खां जो मंगोलों की सुरक्षा करते समय मर गया था, तो उसको शहीद ए आजम की उपाधि दी थी, मोहम्मद खां। और एक ये था बुर्गा खां। तो इस प्रकार से इसके 2 पुत्र थे, आगे मोहम्मद खां पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बलवन का पुत्र था, एक ही विद्रोह हुआ था। इम्पोर्टेंट ये भी है, स्टार लगा देता हूँ मैं जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट है, कि बलवन का एक ही अभियान था जिसके लिए वो दिल्ली से बाहर गया था। तो बलवन का एकमात्र अभियान कौन सा? तो बंगाल अभियान। तो क्या खास कि दिल्ली से बाहर गया था। तो बलवन का एकमात्र अभियान था जिसके लिए वो दिल्ली से बाहर गया था। तो किसके लिए? तुर्गिल खां ने विद्रोह किया था। लखनौती बाजार में समर्थकों को, उसके भी और उसके समर्थकों को 3 मील लंबे तख्ते फांसी पर चढ़ा दिया था और अपने पुत्र
बलवान का पुत्र बुर्गा खां बंगाल सूबेदार नियुक्त किया, लेकिन महत्वाकांक्षा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि उसको भी चेतावनी दी अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी यही हाल होगा। और बलवान का एक ही मात्र अभियान था बंगाल का, जिससे वो दिल्ली से बाहर गया था। तो ये अपन ने देख ही लिया, लौ एवं रक्त की नीति, निरंकुशता की स्थापना। अब अपन देखेंगे ये राजो सिद्धांत का क्रियान्वयन है, मतलब क्या किया उसने, मतलब बनाया तो था लेकिन क्या क्या किया। तो दो बातें अपन ने जानी, लौ एवं रक्त की नीति, मेवात एवं रोहिलखंड के डाकुओं का उसने बर्बरता पूर्वक दमन किया। दमन अलग होता है, बर्बरता पूर्वक अलग होता है, मतलब गर्दनें अलग अलग कर दी थी इसने, ये हालत थी। और हालत ये हो गई थी इन डाकुओं की कि खिलजी वंश के स्थापना के बाद भी कई वर्षों तक ये चुपचाप बैठे रहे थे, इनकी हालत नहीं हुई थी, इनकी हालत पस्त हो गई थी। और निरंकुशता की स्थापना में अपन देखा। तो राजस्व सिद्धांत के क्रियान्वयन में अपन ने दो चीज़ों को जाना। अब अपन जानेंगे मजबूत सैन्य संगठन एवं गुप्तचरी व्यवस्था। तीसरा, मजबूत सैन्य संगठन एवं गुप्तचरी व्यवस्था। गुप्तचरी व्यवस्था, तो मजबूत सैन्य संगठन में अगर अपन देखें तो इसने जो है नायब ए मुमली का पद समाप्त कर दिया था। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि नया विभाग दीवान ए अर्ज इसने विभाग नया बनाया था, और आरिज ए मुमालिक जो था उसका प्रमुख था विभाग का, तो वो बनाया था। मुमली का पद समाप्त कर दिया था, एक सैन्य विभाग नया पद बनाया था। तो मजबूत सैन्य संगठन में सैन्य विभाग नया बनाया, सैन्य विभाग इसने बनाया था। तो इसने क्यों बनाया था? उसका कारण ये भी था कि सीमांत राज्यों की सुरक्षा के लिए, सीमांत राज्यों की सुरक्षा के लिए इसलिए, जो कि अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये मैं स्टार यहाँ लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। तो दीवान ए अर्ज, और जो विभाग इसका प्रमुख था तो आरिज ए मुमालिक, सॉरी दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज विभाग आरिफ, आरिफ इसके प्रमुख होते थे, आरिफ। और नियुक्ति जो इसमें की थी इमाद उल मुल्क की थी, इमाद उल मुल्क की इसमें नियुक्ति की थी। तो दीवान ए अर्ज नया विभाग बनाया। और दूसरा क्या था कि नायब पद, जो नायब ए मुमलिकात पद था, सत्ता के जो 3 प्रबल दावेदार थे उसमें नायब ए मुमलिकात पद था, इस पद को समाप्त कर दिया था। तो दीवान ए अर्ज इसने बनाया था, और आरिज ए सॉरी दीवान ए अर्ज और आरिफ प्रमुख होते थे, और नियुक्ति जो की थी इमादुल मुल्क की थी। तो ये पूछा जाता है कि दीवान ए अर्ज नया जो विभाग बनाया था, सैन्य विभाग, किसने बनाया था? तो ये इसने बनाया था बलवन ने। तो ये हो गया मजबूत सैन्य संगठन, गुप्तचरी व्यवस्था। तो गुप्तचरी व्यवस्था में अपन देखेंगे बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक ये विभाग था गुप्तचरी का, पूछा जाता है बरीद ए मुमालिक। और इसका जो अधिकारी होता था, अधिकारी होता था वो बरीद कहलाता था, बरीद कहलाता था। जो इसने सामंत जो उस समय रहते थे या इख्तिदार रहते थे, वो क्या बुराई कर रहे हैं राज की, या हमारी क्या बुराई कर रहे हैं सुल्तान की, वो कहीं हिंसा तो नहीं भड़का रहे हैं, या हमारे खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो ये गुप्तचर रहते थे। जैसे अभी हमारे पास जो भारत की जो संस्थाएं हैं गुप्तचरी की, रॉ है, आईबी है, तो ये सब प्रकार की जो संस्थाएं उस समय थी। तो वरीद ए मुबालिक संस्था विभाग था, वरीद प्रमुख अधिकारी होता था। तो ये क्या करते थे कि सिविल ड्रेस में होते थे, उस समय की जो ड्रेस रहती होगी, ये पता नहीं रहता था कि अधिकारी है और ये सैनिक है। तो ये जाते थे जनता के बीच में, जो भी विभाग और बाजार रहते थे वहाँ रहते थे, सुनते थे और सुल्तान तक सूचनाएं पहुँचाते थे। तो ये इसकी मेन चीज़ थी, तो ये इसकी जड़ थी, क्योंकि इससे ही ये शासन को सुदृढ़ बना पाया था। वरीद मुबालिक अधिकारी वरीद रहता था। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मजबूत सैन्य संगठन, गुप्तचरी व्यवस्था। तो पूछा जाता है, ऐसा अपन लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। और इसने
चौथा जो काम करवाया था, सीमांत राज्यों की स्थापना। तो सीमांत राज्यों की सुरक्षा के लिए चौथा था सीमांत राज्यों की सुरक्षा। अब आप सोच रहे होंगे कि सीमांत राज्यों की सुरक्षा की इसको क्या जरूरत पड़ गई, क्यों नहीं। सुरक्षा की जरूरत होती, अगर राजपूत सरदार सीमांत राज्यों की सुरक्षा करते तो क्या अरब और तुर्क आ पाते? बिल्कुल नहीं आ पाते थे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। इसने क्यों ध्यान दिया था? क्योंकि इस समय मंगोलों के आक्रमण होने लग गए थे। मंगोल के आक्रमण देखें तो चंगेज खां आ गया था, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया था कि नहीं, तुर्किस्तान किर्गिस्तान। इल्तुतमिश के समय जलालुद्दीन मंगवर्नी आया था, फिर उसके बाद उसका बेटा हुसैन कलतुंग भी आया था, रजिया के शासनकाल में शरण मांगा था और प्रस्ताव दिया था कि आप हमारे साथ चलिए और उसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन मंगोल बहुत उस समय बहुत उनका सैन्य अच्छा था, तो अपने अगर देखते थे तो उनको समझ में आती थी कि हम कमज़ोर हैं, वो भारत पर और अधिकार कर लेंगे। तो सीमांत राज्यों की स्थापना, जो सिंध का क्षेत्र है, ऊपर का क्षेत्र मुल्तान, पेशावर के ऊपर का जो क्षेत्र है, उसमें सीमांत राज्यों की इसने सुरक्षा के लिए जो है मजबूत किलों का निर्माण करवाया था और अफगान सैनिकों की नियुक्ति की थी। इसमें इसका चचेरा भाई शेर खां भी था और इसने मोहम्मद खां को भी इसने नियुक्ति किया था, जो इसका बड़ा पुत्र था मोहम्मद खां। और 1286 में ये जो मोहम्मद खां है मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था और शहीद आजम की उपाधि दी थी। तो सीमांत राज्यों की स्थापना, सीमांत राज्यों की स्थापना के लिए जो है ना पहला ऐसा सुल्तान, तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं स्टार लगा रहा हूं, पहला सुल्तान। पहला सुल्तान तो क्या है का पहला सुल्तान? मंगोलों के संभावित, मतलब संभावना है कि आक्रमण हो सकता है, तो मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए सीमांत राज्यों की सुरक्षा की इसने। तो इसमें अपन क्या क्या लिख सकते हैं? तो सीमांत राज्यों की सुरक्षा हेडिंग अपनी रहेगी पहला सुल्तान, तो दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिसने मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए सीमांत राज्यों की सुरक्षा इसने सुनिश्चित की। मजबूत किलों का निर्माण, मजबूत किलों का निर्माण, अफगान सैनिकों की नियुक्ति, अफगान सैनिकों की नियुक्ति, जिसमें बलवन का चचेरा भाई शेर खां, पुत्र मोहम्मद खां 1286 में मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। किसकी? मोहम्मद खां की। मोहम्मद खां कौन? बलवन का पुत्र। 1286 मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ कि बलवन ने किसको? ये पुत्र मोहम्मद खां को क्या उपाधि दी? शहीद आजम। पूछा जा सकता है, इसलिए पता होना चाहिए, शहीद आजम की उपाधि दी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीमांत राज्यों की सुरक्षा की उसने, पहला सुल्तान, मंगोलों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए सीमांत राज्यों की सुरक्षा, मजबूत किलों का निर्माण, अफगान सैनिकों की नियुक्ति। शॉर्ट में ही लिखना है, तो बस इतना ही रहता है, ज़्यादा अपन को लिखना नहीं है। चचेरा भाई शेर खां, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ कि पुत्र मोहम्मद खां की भी नियुक्ति। 1286 मंगोलों से लड़ते हुए मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई, तो बलवन ने मोहम्मद खां को शहीद आजम की उपाधि दी थी। तो ये इसका राजस्व सिद्धांत का चौथा कार्य था। पांचवा अपन देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। तो पांचवा अपन देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, तो इसने क्या किया था कि गांव से राजस्व एकत्रित करने के लिए जो है इक्तेदार जो नियुक्त किए थे, सामंतवादी के स्थान पर इक्तेदारों की नियुक्ति। तो एक गांव से राजस्व प्राप्त करने के लिए
सामंत के स्थान पर किसकी, इक्तेदारों की नियुक्ति। जो भू राजस्व था वो नगद धनराशि के रूप में वसूलने के लिए, नगद धनराशि के रूप में लेता था। तो भू राजस्व व्यवस्था में ये था कि गांव से राजस्व प्राप्त करने के लिए सामंत, जो कि छोटे छोटे सामंत होते थे, तो इक्तेदार अगर अपन कहें तो इसने यहाँ जागीरदारों की नियुक्ति की। जागीरदार मतलब पूरे गांव का एक मुखिया, किसान और जो कृषक और जो मजदूर हैं लेबर, वो किसी एक जमींदार के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और पूरी ज़मीन रहती थी जागीरदार की। कृषक आएंगे, काम करेंगे, पैसा लेंगे मजदूरी का, जागीरदार राजस्व लेगा और नगद धनराशि के रूप में किसको पहुंचाएगा, बलवन को। तो सामंत के स्थान पर जागीरदारों की नियुक्ति, नगद धनराशि के रूप में राजस्व जो है लेने की नीति। तो परंतु क्या था कि दिल्ली के कोतवाल उस समय, इस समय दिल्ली के जो कोतवाल थे इससे इसके अच्छे संबंध थे। तो दिल्ली के कोतवाल कौन थे, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन के अनुनय विनय पर, तो मतलब उन्हें कहीं दिल्ली के कोतवाल को ऐसा लगता था कि जनता उतने अच्छे से जो है दे नहीं पाएगी, एकदम से जनता पर बोझ आ जाएगा। तो उन्हें समझाया और दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के अनुनय विनय पर यह आदेश लागू नहीं हुआ। आदेश लागू नहीं हुआ। तो यह आदेश लागू नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना। दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के अनुनय विनय पर यह आदेश लागू नहीं हुआ। तो ये इसका बलवन का राजस्व सिद्धांत का क्रियान्वयन था। अगर मूल्यांकन की बात करें बलवन के, तो मूल्यांकन पर अपन चर्चा करेंगे। तो इतिहासकार हबीबुल्लाह जिसने गुलाम वंश के लोगों को मामलुक वंश मतलब दास सेनापति की संज्ञा दी थी, वो इतिहासकार हबीबुल्लाह ही थे। पूछा जाता है, इतिहासकार हबीबुल्लाह ने बलवन के काल को, बलवन के मतलब जो समय चल रहा था 66 से 86, उसको सुदृढ़ता के काल की संज्ञा दी है। सुदृढ़ता के काल की संज्ञा दी है। अगर अंग्रेजी में कहे तो कंसोलिडेशन। तो ये था बलवन का। अपन ने परिचय जाना कि किस किस समय वो किस पद पर रहा है और 1286 में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये ऐसा सुल्तान था, बड़े बड़े पद पर रहा है। सुल्तान के पहले तो 20 साल ये सुल्तान रहा है, उसके 20 साल पहले ये बड़े बड़े पद पर रहा है। नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय ये नायब मुमलिकात के पद पर रहा है। अलाउद्दीन के समय अमीर हाजिब के पद पर रहा है, फिर 40 दल का अध्यक्ष बन गया था। रजिया के समय अमीर शिकार के पद पर रहा है। इल्तुतमिश के समय 40 सदस्य या 40 दल का जो है सदस्य रहा है। तो इतिहासकार इब्न बतूता भी कहते हैं कि पहला ऐसा सुल्तान था जो सुल्तान ना होते हुए भी सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। इतना इसमें महत्वाकांक्षी था, साहसी था, दूरदर्शी था, तो पराक्रमी था। तो ये ऐसा था बलवन। तो बलवन के बारे में अपन ने ये जाना, तो इम्पोर्टेंट है सारी बातें। तो 1200 अगर अपन देखें मूल्यांकन में अपन ने चर्चा कर ली, तो 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई। तो 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई। बलवन की 1286 में बलवन की बीमार हो गया था, मतलब बूढ़ा हो गया था, 80 साल का था। तो 1286 में बलवन की 80 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष में इसकी मृत्यु हो गई। तो 1286 में बलवन की 80 वर्ष में मृत्यु हो गई। मरने से पहले उत्तराधिकार जो घोषित किया था वो किसको किया था? बुर्गा खां को। जो तुर्गेल खां का जो विद्रोह हुआ था उसमें बुर्गा खां को नियुक्त किया था, लेकिन महत्वाकांक्षी नहीं था, डर गया था। तो इसने
ये पद स्वीकार नहीं किया और भोगविलासी और आराम पसंद भी था, तो बुर्गा खां जो है नहीं चाहता था कि मैं बनूं, तो बुर्गा खां ने जो है मना कर दिया कि मैं नहीं बन सकता हूं। तो क्या किया कि मोहम्मद खां का पुत्र, जो पहला पुत्र था, मोहम्मद खां के पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकार बनाया। ये बुर्गा जो खां था ये आता ही नहीं था, ये बंगाल में ही रह गया था। इसने सोचा मैं जैसे तैसे यहीं शासन चलाता हूँ, मैं जाऊँगा ही नहीं दिल्ली। दिल्ली बुलाया भी गया था, ये वापस फिर चला गया था, तो सुनता ही नहीं था। तो बुर्गा खां महत्वाकांक्षी नहीं था, इसने बना ही नहीं। तो बलबन की 80 वर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार इसका पुत्र था बुर्गा खां। तो दो पुत्र थे, मोहम्मद खां बुर्गा खां, मोहम्मद खां बुर्गा खां। मोहम्मद खां का पुत्र था कै खुसरो, क्योंकि मोहम्मद खां मंगोलों से लड़ते हुए 1286 में ही मर गया, तो अपने पिता की मृत्यु से पहले ही मर गया था। तो उसका पुत्र था कै खुसरो, तो कै खुसरो को उत्तराधिकार बनाया। तो अब बलबन भी नहीं रहे, तो जो उसके इम्पोर्टेंट जो पर्सन होंगे वही शासन संभालेंगे। तो कौन थे उस समय? कोतवाल फखरुद्दीन। जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि उसकी कितनी चलती थी कि उसने आदेश तक लागू नहीं करवाया। तो कोतवाल जो फखरुद्दीन जो था, बुर्गा खां के पुत्र कैकूबाद, जो कि अब आएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो गयासुद्दीन बलबन तो चले गए, अब कौन आ गए? कैकूबाद। किसका पुत्र? बुर्गा खां का। कैकूबाद। तो कैकूबाद कब तक आए? 1286 से 90। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये बलबन के दो पुत्र मोहम्मद खां और बुर्गा खां। मोहम्मद का पुत्र कै खुसरो और इसका पुत्र है कैकूबाद। और कैकूबाद का भी पुत्र आएगा क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स, जो कि अभी आगे आएगा। तो समझ गए? बलबन के दो पुत्र मोहम्मद खां, बुर्गा खां। तो बलबन ने सबसे पहले उत्तराधिकारी इसको बनाया, बुर्गा खां को, लेकिन इसकी स्थिति नहीं थी, मैं नहीं बन पाऊंगा। तो बुर्गा खां नहीं बना, तो कै खुसरो को बना दिया, मोहम्मद खां के पुत्र, क्योंकि ये शहीद हो गया था 1286 में। तो जो दिल्ली के कोतवाल थे फखरुद्दीन, उन्होंने जो है कै खुसरो को जो है मुल्तान का सूबेदार बना दिया। तो कोतवाल जो फखरुद्दीन है, तो इन्होंने अपनी चालाकी से कै खुसरो इसको मुल्तान का सूबेदार बना दिया। क्यों बना दिया? कि दिल्ली के जो कोतवाल फखरुद्दीन थे उनकी इससे अच्छी पड़ती थी बुर्गा खां के पुत्र कैकूबाद से। तो कैकूबाद की मिलीजुली रही होगी, तो कैकूबाद ने तो दिल्ली का जो सुल्तान बना, कैकूबाद। तो कैकूबाद ने क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के प्रथम सुल्तान, जो कि अभी आएंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जागीर दी। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर की जागीर दी। पहले जागीर दी जाती थी कि ये शहर आप संभालिए, यहाँ से जो भी राजस्व होगा आप हमें दें, और शासन प्रशासन जो भी है आप संभालें। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जागीर दी कैकूबाद ने। कैकूबाद कौन? बुर्गा खां का पुत्र। और क्या दिया? शाहिस्ता खां की उपाधि दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पूछ लिया जाता कि जलालुद्दीन को शाहिस्ता खां की उपाधि किसने दी थी? तो बुर्गा खां के पुत्र कैकूबाद ने शाहिस्ता खां की उपाधि दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ स्टार लगा दिया। शाइस्ता खां की उपाधि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, बुलंदशहर की इसने जागीर दी। और कैकूबाद ने क्या किया? आरिज ए मुमालिक पद भी दिया। किसे? फिरोज खिलजी को आरिज ए मुमालिक, भरोसे लायक था, भरोसा करता था। आरिज ए मुमालिक, तो आरिज ए मुमालिक क्या है? प्रधान सेनापति, मुख्य जो सेनापति होता है, प्रधान सेनापति नियुक्त किया। किसने? कैकूबाद ने।
तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आरिज ममालिक पद किसके समय में था? ये कैकूबाद के समय। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शाइस्ता खां की उपाधि दी, आरिज ममालिक प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फिर क्या हुआ कि कैकूबाद जो है, अगर अपन यहाँ देखें तो 1290 में गुलाम वंश का अंतिम आएगा अब, तो 1290 में कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया। कैकूबाद जो है लकवाग्रस्त हो गया, कैकूबाद लकवाग्रस्त हो गया। तो कैकूबाद जब लकवाग्रस्त हो गया तो 90 में क्या हुआ? तो 1290 में ही कैकूबाद के अल्पवयस्क पुत्र, मतलब वयस्क नहीं हुआ था, अल्प मतलब छोटा था, तो अल्पवयस्क पुत्र कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स। हमने पहले ही लिस्ट में पढ़ लिया है दिल्ली सल्तनत के। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स सुल्तान बना। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है सुल्तान बना। कब बना? 1290 में बना। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स सुल्तान बना, अल्पवयस्क था। तो क्या हुआ कि जलालुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी तो क्या हुआ? खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश का प्रथम सुल्तान जो बना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, वो अपन कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपन ने गयासुद्दीन बलवन को पढ़ा और गयासुद्दीन बलवन के बाद अपन ने कैकूबाद क्यूमर्स को पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।